आज हम इतिहास के तीसरे अध्याय बंधुत्व, जाति तथा वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ और नगरों की स्थापना होने लगी, उसका असर हमारी आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पर पड़ा। उसी तरह से हमारे समाज में भी बहुत सारे परिवर्तन आए। इस पाठ में हम उन परिवर्तनों के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन सामाजिक स्थिति को जानने के लिए इतिहासकारों ने साहित्य का उपयोग किया। साहित्य की मदद से उन्होंने पता लगाया कि प्राचीन समाज में लोग किस तरह रहते थे, किस तरह के नियमों का पालन करते थे। सामाजिक परिस्थितियों को जानने के लिए मुख्यतः हमने उस काल के एक महाकाव्य महाभारत को अपना आधार बनाया है। और महाभारत उस काल के एक राजकीय परिवार की कहानी है, जिसमें दो चचेरे भाई हैं जो आपस में सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं। हमें महाभारत के संस्करण या रिसर्च पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 1919 में एक भारतीय विद्वान वीएस सुधाकर ने महाभारत पर एक रिसर्च आरंभ की। वीएस सुधाकर के नेतृत्व में दर्जनों विद्वानों और स्कॉलरों ने एक साथ मिलकर भारत के विभिन्न प्रदेशों से तरह तरह की पांडुलिपियों में लिखी गई महाभारत का अध्ययन किया। इस अध्ययन से हमें पता चलता है कि उस समय किस प्रकार की सामाजिक श्रेणियां और स्थितियां होती थी। महाभारत की रचना हजारों वर्षों पूर्व हुई है। ऐसा माना जाता है कि 500 ईसा पूर्व में इसे सबसे पहली बार लिखा गया और उस समय भी वे कहानियां लिखी गई जो पहले से प्रचलित थी। इस अध्ययन में विद्वानों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग पांडुलिपियों में लिखी गई महाभारत को एकत्रित किया और उनका अध्ययन। इस रिसर्च को पूरा करने में 47 वर्ष लगे और इसको खत्म करने पर विद्वानों ने 13,000 पृष्ठ का एक ग्रंथ तैयार किया, जिसमें उन्होंने हर क्षेत्र की महाभारत के समानताएं और असमानताएं दोनों का विश्लेषण किया। और इस विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हर क्षेत्र में किस तरह की सामाजिक परिस्थितियां थी। सामाजिक परिस्थितियों को समझने के लिए हमें सबसे पहले समाज की सबसे छोटी इकाई यानी कि परिवार को जानना चाहिए। परिवार भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। कोई परिवार बड़ा होता है, ज्यादा सदस्य रहते हैं, किसी में कम सदस्य रहते हैं। कुछ क्षेत्रों में परिवार सिर्फ रक्त संबंधियों को ही माना जाता है और कुछ समाजों में, कुछ क्षेत्रों में चचेरे या ममेरे भाइयों को भी परिवार का हिस्सा माना जाता है। परिवारों के एक बड़े समूह या बड़े नेटवर्क को एक जाति समूह या रिश्तेदारी कहा जा सकता है। परिवार दो तरह की व्यवस्था का पालन करते थे। या तो वे पितृवंशिक होते थे या मातृवंशिक। पितृवंशिक व्यवस्था का अर्थ है कि वंश परंपरा पिता से चलती थी। इस काल में देखा गया है, जैसे महाभारत में आपने देखा कि कुरु के प्रपौत्र थे पांडव और कौरव, उनमें आपस में संघर्ष था। तो वंश परंपरा पिता से पुत्र और पुत्र से पौत्र पर चलती थी। प्राचीन भारत में अधिकतर राज परिवार पितृवंशिक व्यवस्था का पालन करता। इसके अलावा दूसरी व्यवस्था थी मातृवंशिकता। इसमें वंश परंपरा मां से जुड़ी होती थी। हालांकि ज्यादातर राज परिवार पितृवंशिकता का ही पालन करते थे, लेकिन ये देखा गया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि पुत्र ना होने पर भाई को उत्तराधिकार दे दिया गया, या फिर कुछ विशेष स्त्रियां जैसे प्रभावती गुप्ता, उन्होंने भी सिंहासन पर राज किया। आप देखेंगे कि ऋग्वेद, जो कि 1000 ईसा पूर्व लिखा गया था, उसमें भी शादी के विवाह के मंत्रों में पुत्र उत्पत्ति की कामना
का विशेष वर्णन है। जैसे जैसे समाज का विकास होने लगा तो बहुत से नियम और कानून भी अपनाए गए। विवाह के संबंध में दो तरीके के व्यवस्थाएं या नियम आप कह सकते हैं उस समय में प्रचलित थे। एक था अंतर विवाह पद्धति और दूसरा था बाहर विवाह पद्धति। अंतर विवाह पद्धति में अपने ही समूह में शादी की जाती थी और दूसरी तरफ बाहर विवाह पद्धति में अपने समूह या अपने गोत्र से बाहर ही आप शादी कर सकते थे। जैसे जैसे सामाजिक परिस्थितियां थोड़ी जटिल होने लगी तो समाज में रहने के कुछ नियम और कानूनों को लागू किया गया। ये नियम और कानून मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा लिखे जाते थे और राजा या क्षत्रिय द्वारा इनको स्थापित किया जाता था। ब्राह्मणों ने सामाजिक जीवन को जीने के लिए जो नियम थे उन्हें एक ग्रंथ में लिखा जिसका नाम था मनुस्मृति। मनुस्मृति में किस तरह से समाज में रहना है, किस तरह से संपत्ति का बंटवारा होगा, किस तरह से विवाह किया जाएगा, कौन से विवाह कितने प्रकार हो सकते हैं या कौन से विवाह उत्तम है, कोई कौन से विवाह नहीं करने चाहिए, इन सब के बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा। मनुस्मृति के अनुसार 8 प्रकार के हिंदू विवाह होते थे। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्श विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। इन 8 तरह के विवाहों में पहले 4 को अच्छा माना जाता था। इसके अलावा महिलाओं का विवाह गोत्र से बाहर किया जाता था और यानी कि इसे कहते हैं बाह्य विवाह पद्धति। पिता की संपत्ति पर महिलाओं का कोई अधिकार नहीं होता था। वह सारा संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र या प्रपौत्र ही होते थे। कुछ क्षेत्रों में बहुपत्नी विवाह भी होते थे और कुछ क्षेत्रों में बहुपति विवाह भी थे। जैसे हिमालय का रीजन था, वहां पर एक ही स्त्री के कई पति हो सकते थे। जैसे कि महाभारत में आपने देखा है द्रौपदी के 5 पति। जैसे जैसे समाज जटिल होने लगा, ब्राह्मणों द्वारा 1000 ईसा पूर्व में समाज को कुछ गोत्रों में विभाजित किया गया। प्रत्येक गोत्र को एक ऋषि के नाम पर रखा गया और जो लोग एक गोत्र के थे वह उस ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों के 2 तरह के नियम थे। पहला कि महिला को विवाह के बाद अपना गोत्र त्याग कर पति का गोत्र अपनाना होता था और दूसरा ये कि एक ही गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। यहाँ पर हमें सतवाहन शासकों के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इन शासकों में जो नाम दिया जाता था उसमें बच्चे अपनी माँ का नाम अपनाते। वहां पर स्त्री अपना गोत्र सेम रखती थी विवाह के बाद भी, लेकिन जो उत्तराधिकार था वह पितृवंशिक था। सामाजिक व्यवस्था को धर्मशास्त्रों के आधार पर निर्धारित किया जाता था और धर्मशास्त्र मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा लिखे जाते थे। तो इन शास्त्रों में ज्यादातर उन्होंने ब्राह्मणों को सबसे उच्च माना है। उसमें 4 तरह की श्रेणियों में समाज को विभाजित किया गया। ये श्रेणियां मुख्यतः व्यवसाय पर आधारित होती थी। कौन क्या काम करता है उसके ऊपर उनका वर्ण आधारित था। एक वर्ण के लोग उसी व्यवसाय का पालन कर सकते थे। ये 4 वर्ण थे। पहला था ब्राह्मण जो कि शास्त्रों का अध्ययन या उन्हें पढ़ाने का काम करते थे। तो दूसरा वर्ग था क्षत्रिय। क्षत्रिय युद्ध करते थे, लोगों की रक्षा करते थे, न्याय दिलाते थे, यानी कि वो शासक का काम करते थे। तीसरा वर्ग था वैश्य। वैश्य कृषि या पशुपालन या व्यवसाय में संलग्न रहते थे। और चौथा वर्ग था शूद्र। शूद्रों का काम होता था
कि ऊपर के तीनों वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनकी सेवा में रहे। वर्ण व्यवस्था के अनुसार एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण का व्यवसाय को नहीं अपना सकते थे। अगर कोई ब्राह्मण का बेटा है तो वो वैश्य का काम नहीं कर सकता था, या शूद्र है तो वो ब्राह्मण का काम नहीं कर सकता था। इसका इसका उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है, जब एकलव्य ऋषि द्रोण के पास जाते हैं कि हमें आप धनुर्विद्या सिखाएं। तो ऋषि द्रोण ने उनको पूछा कि क्या तुम क्षत्रिय हो? तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने उनको नहीं सिखाया। उन्होंने बोला कि आप, क्योंकि आप क्षत्रिय नहीं हैं, इसलिए आप नहीं सीख सकते हैं धनुर्विद्या। वर्ण के अलावा एक दूसरी व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था सिर्फ 4 वर्णों की तरह एक नंबर पे सीमित नहीं थी। ये बहुत सारी हो सकती थी। ये व्यवसाय पे ही आधारित होती थी। लेकिन जैसे जैसे व्यवसाय विकसित होने लगे, नए नए तरह के व्यवसायों का विकास हुआ, उसी तरह से जातियां भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। जो लोग सामाजिक व्यवस्था जो कि धर्मशास्त्रों में लिखी गई है उसको नहीं मानते थे, उन्हें बहुत बुरी नजर से देखा जाता था। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के कोई अपने नियम कानून नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि हमें उन नियम कानूनों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, और जो जानकारी है उसके हिसाब से जो लोग धर्मशास्त्रों को नहीं मानते थे, वह एकदम जानवर की तरह रहते थे। एकलव्य एक निषाद जाति के थे, जो कि जंगलों में रहने वाले लोग थे। कुछ जातियां ऐसी भी थीं जिन्हें देखना भी पाप समझा जाता था, जैसे कि चांडाल हुए। चांडाल लोग वो लोग होते हैं जो मृत शरीर या जानवरों को संभालते हैं। ऐसा कहा जाता है जब चांडाल सड़क पर जाते थे तो उन्हें कुछ आवाज निकालनी पड़ती थी ताकि बाकी लोग अपने घरों के अंदर चले जाएं और उन्हें ना देख पाए। कुछ जातियों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। उन्हें नगर के अंदर रहने की अनुमति नहीं थी। तो जाति वर्गीकरण में कुछ अच्छाइयां भी थी, उसके साथ साथ धीरे धीरे जैसे जैसे समाज जटिल हुआ, उसकी वजह से कुछ वर्गों को बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। इसके अलावा अगर हम संपत्ति की बात करते हैं, तो संपत्ति पर स्त्रियों और पुरुषों के अलग अलग तरीके से अधिकार होते थे। संपत्ति मुख्यतः पुत्रों में बांटी जाती थी, जिसमें सबसे बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र का बड़ा हिस्सा होता था। स्त्रियों को संपत्ति का उत्तराधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन उसमें एक दूसरी चीज है कि जो शादी में विवाह के समय जो स्त्री को धन दिया जाता था पिता द्वारा, जिसे स्त्री धन कहते हैं, उस पर स्त्री का अपना अधिकार था, और वह धन वह अपने बच्चों को आगे दे सकती थी। उस धन पर उसके पति का कोई अधिकार नहीं होता। अब क्योंकि संसाधन अलग अलग तरीके से विभाजित किए जाते थे, स्त्रियों के लिए अलग नियम थे, पुरुषों के लिए अलग नियम थे, इसकी वजह से दोनों स्त्री और पुरुषों में मतभेद होने लगे। और आप देख सकते हैं कि संसाधनों के पीछे ही महाभारत जैसे बड़े बड़े युद्ध लड़े गए, क्योंकि संसाधन समाज के सभी वर्गों, स्त्रियों और पुरुषों में बराबर तरीके से नहीं बांटे जाते थे। इसलिए सामाजिक नियमों जो धर्म शास्त्रों में दिए गए थे, उन पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे। ब्राह्मणों ने इन धर्म शास्त्रों को लागू करने के लिए 2 तरह के तरीके अपनाए। एक, उन्होंने बोला कि ये दैविक शास्त्र है, ये देवताओं द्वारा हमें दिए गए हैं, इसलिए हमें इनका पालन करना चाहिए। और दूसरा तरीका उन्होंने ये अपनाया कि उन्होंने शासकों को आदेश दिया कि एक तो वे इन नियमों का पालन करें,
और दूसरा वह प्रजा को इन नियमों का पालन कराए। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, लेकिन हमें उसमें कुछ एक्सेप्शंस मिले हैं, जैसे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वे लोग क्षत्रिय नहीं थे, ब्राह्मणों ने एक नीचे नीचे जाति का माना जाता था। ऐसा भी माना जाता है कि सतवाहन राजाओं में सबसे प्रसिद्ध राजा गौतमी पुत्र सिरी, वह अपने को ब्राह्मण बताते थे। तो बहुत से ऐसे उदाहरण ऐसे भी हैं इतिहास में जहां पर वर्ण व्यवस्था को नहीं माना जाता था। सिर्फ जन्म के आधार पर व्यवसाय को नहीं चुना जा सकता। आप अगर सक्षम हैं और आप प्रजा का ध्यान रख सकते हैं, उत्तरदायित्व ले सकते हैं, तो आप राजा बन सकते थे। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बहुत से आलोचन होने लगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म का विकास। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग बौद्ध धर्म का विकास हुआ। बौद्ध धर्म जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल ही नहीं स्वीकारता था। बौद्ध धर्म सभी मनुष्यों को एक समान मानता था। वह जन्म के आधार पर किसी तरह के वर्गीकरण को स्वीकार नहीं करता था। इसका उदाहरण हमें बहुत सारे बौद्धिक ग्रंथों से और कहानियों से मिलता है। जैसे एक ग्रंथ था मतंग जातक। मतंग एक चांडाल थे और उन्होंने एक अंत में इस कहानी में कहा है कि जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है वह अज्ञानी है, वह भेंट के पात्र नहीं है। इसके विपरीत जो दोष मुक्त हैं वे ही भेंट के पात्र हैं। इसी तरह और एक कहानी है जहां पर इसका नाम है मंजिम निकाय। मंजिम निकाय में राजा अवंतीपुत्र बताते हैं, वे स्वीकार करते हैं कि चारों वर्ण में कोई भेद नहीं है। बौद्ध धर्म के अलावा हमें एक और समाज की चर्चा करनी चाहिए, वह है प्राचीन तमिलकम। ये 2000 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था और यहाँ छोटी छोटी सरदारियां थी। यहाँ सभी लोग मिल बांट कर रहते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ धनी ही सब लोग थे, वहां निर्धन भी थे, लेकिन धनी लोगों से ये अपेक्षा की जाती थी कि वे निर्धन लोगों के साथ अपने संसाधनों को बांट के रहे। जब इतिहासकार साहित्य के आधार पर सामाजिक स्थिति का विश्लेषण करते हैं, तो वह मुख्यतः 4 तरह की बातों पर ध्यान देते हैं। पहला, वह किस तरह की भाषा में लिखे गए हैं। दूसरा, वह ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था और कौन दर्शक थे जिनके लिए वह ग्रंथ लिखा गया। तीसरी बात यह ध्यान में रखी गई कि वह ग्रंथ किस काल में लिखा गया, कौन सी ईस्वी में लिखा गया और किस जगह पर लिखा गया। उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि सामाजिक स्थितियां किस तरह की हो सकती थी। और चौथी चीज, वह ग्रंथ किस प्रकार का था, उसको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जब हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हम भी देखते हैं कि भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ग्रंथ आम लोगों की भाषा, प्राचीन भारत के आम लोगों की भाषा जैसे प्राकृत, पाली या तमिल में अगर ग्रंथ लिखा गया है, तो वह आम लोगों द्वारा लिखा जाता था या आम लोगों के लिए लिखा जाता था। इसके अलावा अगर ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है, तो वह ज्यादातर ब्राह्मणों द्वारा निर्देश देने के लिए लिखा जाता था। इस ग्रंथ को अगर हम देखें वो किस भाषा में है, तो उससे भी हमें उसके वह क्यों लिखा गया है और क्या उसकी उपयोग है, उसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। इन ग्रंथों को किसके द्वारा लिखा जाता था और किसके लिए लिखा जाता था, इस पर भी विचार करना बहुत जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत सबसे पहले सूत लोग ने बताई थी। यह लोग योद्धाओं के साथ युद्ध पर जाते थे और जब वापस लौटते थे तो युद्ध की कहानियां कविता के रूप में कह के सुनाते थे। ये मौखिक कहानियां होती थी।
इन कहानियों को बाद में ब्राह्मणों ने 500 ईसा पूर्व में लिखना शुरू किया और उस पर अधिकार जमा लिया। उसके बाद 200 से 400 ईसवी शताब्दी में इन इस महाभारत ग्रंथ में बहुत सारे उपदेशात्मक श्लोक जोड़े गए। ऐसा भी माना जाता है कि पहले महाभारत सिर्फ 10,000 श्लोकों का ग्रंथ था, लेकिन बाद में आते आते ये ग्रंथ 1,00,000 श्लोकों का बन गए। पारंपरिक रूप से ऐसा माना जाता है कि ऋषि वेदव्यास ने महाभारत को लिखा था। जैसे जैसे समाज में अंतर आने लगे, उसी तरह से महाभारत में भी बहुत सारे परिवर्तन किए गए। यह ग्रंथ किस काल में लिखे गए थे या किस स्थान पर लिखे गए थे, उससे भी हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि ये ग्रंथ क्या सिर्फ काल्पनिक है, ये लेखक की सोच का नतीजा है, या वास्तव में इस तरह की सामाजिक स्थितियां थी। आपने पढ़ा होगा कि हस्तिनापुर नामक एक गांव में हमें पुराने हस्तिनापुर के अवशेष मिले। इस तरह के अवशेषों से हम पुष्टि कर सकते हैं कि वाकई में उस समय उस तरह के सामाजिक स्थितियां थीं और लोग उस तरह से रहते थे। ये हमारे विश्वास को थोड़ा पक्का करता है। ग्रंथ के प्रकार से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं सामाजिक स्थिति का। ग्रंथ क्या सिर्फ आख्यान है, वह उस समय के समाज का वो खाली बयान करता है, या फिर वो उपदेशात्मक ग्रंथ है? उससे भी पता चल सकता है कि सामाजिक स्थितियां कैसी थी। इतिहासकार मानते हैं कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। अब गतिशील का मतलब जो चलता हो, तो एक ग्रंथ कैसे चलता है? इसको समझने के लिए हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए, जैसे जैसे सामाजिक परिस्थितियां बदलने लगी, बहुत सारे लेखकों ने महाभारत को अपने तरीके से अलग अलग स्थान के लोग जिस तरह की धारणाओं को मानते थे, उसको उन्होंने महाभारत में लिखने की कोशिश की। महाभारत सिर्फ एक ग्रंथ ही नहीं है, ये हमारे प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप में किस तरह से लोग रहते थे, क्या उनकी मान्यताएं थी, किस तरह से वो नगरों की स्थापना होती थी, क्या नियमों का पालन किया जाता था, ये सब उसके अंदर अंकित किया गया है। और जैसे जैसे हमारा समाज बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारी सामाजिक व्यवस्था में आज भी परिवर्तन हो रहे हैं, हमें पूरा यकीन है कि आप बच्चों में से कोई जरूर एक नई महाभारत लिखेगा। आपके पाठ में आखिरी पृष्ठ पर ग्रंथों की समय रेखाएं दी गई हैं। इन समय रेखाओं को जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले 500 ईसा पूर्व में एक ग्रंथ है पाणिनि का अष्टाध्यायी। इसमें संस्कृत के व्याकरण की बात की गई है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे समाज का विकास होता गया, पहले धर्म सूत्र लिखे गए, फिर उसके बाद बौद्धिक ग्रंथ बीच में आए, रामायण और महाभारत लिखी गई, मनुस्मृति लिखी गई, और 300 ईसा पूर्व में जब समाज थोड़ा ज्यादा विकसित हो गया, उसके बाद नाट्य शास्त्र लिखे गए, आयुर्वेद पे बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, साहित्य पे काम किया गया, गणित शास्त्र और शास्त्रियों ने भी अपना काम किया। जैसे जैसे समाज बढ़ता जाता है, उसी तरह से हमारे ग्रंथों में भी विकास होता है, और सामाजिक व्यवस्था के साथ ग्रंथ भी बढ़ते हैं और हम लोग भी आगे बढ़ेंगे।